हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम श्वसन तंत्र से संबंधित रोग यानी कि डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सामान्य श्वसन तंत्र में कभी कभी अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे श्वसन में समस्या क्रिएट होती है, समस्या उत्पन्न होती है। श्वसन तंत्र से में अनेक रोग हो सकते हैं, जैसे एलर्जी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। जो श्वसन तंत्र के प्रमुख रोग हैं उनमें सबसे पहले है अस्थमा, जिसे हम ब्रोंकियल अस्थमा भी बोलते हैं। यह एक एलर्जी प्रक्रिया है, यानी कि एलर्जी प्रतिक्रिया है, एलर्जी रिएक्शन है, जिसमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम अत्यधिक काम करने लगता है किसी सामान्य एंटीजन के खिलाफ। और इसमें जो श्वसनियाँ हैं यानी कि ब्रोंकाई हैं और श्वसनिकाएँ हैं यानी कि ब्रोंक्यूल्स हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं यानी कि नैरो हो जाते हैं, जिससे श्वसन मार्ग संकीर्ण हो जाता है। श्वास के समय ध्वनि निकलती, इसे वीजिंग बोलते हैं, और कफ निकलता है। यह रोग प्राय परागकण यानी कि पोलन ग्रेन से, धूल से, जंतु की गंध से, किसी अन्य उद्योग से निकली गैस से, धुएं आदि के कारण भी हो सकता है। जो इस रोग में जो श्लेष्म कला है यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, वो अत्यधिक मात्रा में श्लेष्म यानी कि म्यूकस बनाने लगती है, जिससे ब्रीथिंग कष्टकारी हो जाती है, ब्रीथिंग में दिक्कत आती है और विशेष रूप से एक्सपायरेशन में समस्या क्रिएट होती है। इसके उपचार के लिए या इसके रोकथाम के लिए, ये एक एलर्जिक डिजीज़ होने के कारण, एलर्जी कंडीशन होने के कारण हमें ऐसे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए जिससे हमें एलर्जी होती है। जैसे धूल के कण है, किसी को अगर धूल के कणों से एलर्जी है तो वहाँ पर उसको धूल के कणों के आसपास नहीं जाए। किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है तो उसको पोलन ग्रेन्स के पास नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती हैं और ऐसे ड्रग्स दी जाते हैं जो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर सकता है, उसका शिथिलन कर सकता है, उनको फैला सकता है, जिससे श्वसन करना आसान होता है। इनहेलर्स का भी यूज़ किया जा सकता है। दूसरा है एम्फीसीमा। वयस्कों में वायु प्रदूषण के कारण अथवा धूम्रपान करने वाले लोगों में अथवा औद्योगिक धूलों आदि में काम करने वाले लोगों के में ये रोग हो सकता है। इस रोग में जो एल्विलाई होते हैं लंग्स में, उनमें वेंटिलेशन का लॉस होता है। वेंटिलेशन जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि यानी कि गैसेस एक्सचेंज कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो इलास्टिसिटी है यानी कि इसकी जो लचीलापन होता है और जो डिस्टेंशन होता है, उसका फैलना होता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि एल्विलाई की वाल आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। ये सिगरेट स्मोकर्स में, जो सिगरेट धूम्रपान करने वाले लोग हैं उसमें, और जिनको ब्रोंकाइटिस रहती है पुराने समय की, अधिक समय से ब्रोंकाइटिस रही हो, उनमें ये आसानी से हो सकता है। इस डिज़ीज़ में जो एल्विलाई के जो सैक होते हैं उनमें एयर तो भर जाती है, वायु तो भर जाती है, लेकिन गैसेस एक्सचेंज कम हो जाता है। एक्सपायरेशन के बाद भी उनमें एयर भरी रह जाती है, इसीलिए साइज़ जो होता है वो बढ़ जाता है। अब इसके जो रोकथाम है, यह एक क्रॉनिक डिजीज़ होती है, अर्थात ये पुरानी रोग होता है। इसको जो पूर्णतः ठीक नहीं किया सकता, लेकिन चूंकि ये लॉस ऑफ इलास्टिसिटी के कारण, तो एल्विलाई की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, इसलिए इसको परमानेंटली ठीक नहीं किया सकता। लेकिन इसको एंटीबायोटिक देकर, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देकर
या ब्रोंकियोडायलेटर्स ड्रग्स देकर ठीक किया सकता है। और डिजीज़ को रोकथाम के लिए अगर स्मोक करने वाला है, सिगरेट पीने वाला है, धूम्रपान करने वाला है तो उसको उससे छोड़ना पड़ता है। और अगर पॉल्यूटेंट्स में रहता है तो वहाँ पर उसको पॉल्यूटेंट जो जगह है जहाँ पर वो प्रदूषण वाली जगह पर रहा उसको वहाँ पर बचना होता है। इसके बाद तीसरी है व्यावसायिक श्वसन रोग यानी कि ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़। ये डिजीज़ ऐसे लोगों में होती है जो किसी उद्योग के आसपास रहते हैं या उद्योगों में काम करते हैं जहाँ पर धूल आदि चीज़ें निकलती हैं, जहाँ पर पत्थर तोड़े जाते हैं, जहाँ पर पत्थर की कटाई होती हो, जहाँ पर खाद बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, तंबाकू आदि का उद्योग हो, जहाँ पर भी धूल निकलने का चांस होता है वहाँ पर ये डिज़ीज़ ज़्यादा होती हैं। धूल और फाइबर्स रेशो से ये अधिकता से होते हैं और लंग्स में उनके जमाव होने से ये रोग उत्पन्न होते हैं और इनको फुसफुसिए रेशमीयता यानी कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कहते हैं। जो प्रमुख विकार हैं जो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ में होते हैं वो एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टस के धूल के कणों के कारण होते हैं। बाइसिनोसिस, रुई के रेशे जो होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनके कारण होता है। एंथ्रोकोसिस जो होता है कोयले की धूल के कारण होता है। बगैसोसिस जो होता है गन्ने के रस से निकले छिलके से होता है। और सिलिकोसिस जो होता है सिलिका और SiO2 के धूल के कारण होता है। इसके अलावा एक रोग जो होता है श्वसन समस्या वो प्लीरूसी कहलाता है। इस प्लीरूसी में जीवाणु अथवा विषाणु के संक्रमण से जो फुसफुस आवरण होता है यानी कि प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उसमें सूजन आ जाती है या प्लूरल गुहा, प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है जिससे और इसके कारण बुखार और खांसी आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा जो श्वसन तंत्र में तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस एक रोग होता है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू जो होता है विषाणु के संक्रमण से होने वाला रोग है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है और इसमें नाक से श्लेष्म के साथ पानी का रिसाव होता है, पानी बहने लगता है। काली खांसी जिसे वूफिंग कफ भी कहते हैं वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डिजीज़ है जो हीमोफिलस पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है जो बच्चों में फैलने वाला रोग होता है। इसमें निरंतर खांसी आती रहती है। ब्रोंकाइटिस जो है श्वसनीय यानी कि ब्रोंकाई में सूजन आने के कारण होने वाला रोग होता है जिससे श्वसन क्रिया कष्टकारी हो जाती है, श्वसन में दिक्कत आती है। इसके अलावा जो कैंसर रहता है वो फेफड़ों के अंदर अत्यधिक धूम्रपान के कारण ऊतकी वृद्धि हो जाती है यानी कि अनकंट्रोल्ड डिवीज़न हो जाता है जिससे गैसीय विनिमय रुक जाता है, इसको लंग कैंसर कहते हैं। इसके अलावा श्वास रोध भी एक डिजीज़ होती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है। यह ऊतकों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने वाला रोग होता है। इस रोग में पानी में डूबने से, वायु कूपिकाओं में पानी भर जाने से, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से क्रिया हो जाने से, निमोनिया रोग के कारण कूपिकाओं में श्लेष्म भर जाने आदि के कारण होने वाला रोग है ये। श्वसन में कष्ट होता है इसमें और दम घुटने का आभास होता है। बच्चों आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।